लेट्स टॉक अबाउट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज को हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कंप्लाइंस डिक्रीज़ है और इलास्टिसिटी इंक्रीज़ है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में मोस्टली क्या होता है कि अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, फाइब्रोसिस हमें पता है कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक, तो इनके नेचर में इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी इज़ इंक्रीज इन द रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। ऑन द अदर हैंड कंप्लाइंस इज़ डिक्रीज। कंप्लाइंस मीन्स फिलिंग। तो मसला क्या होता है कि इंस्पायरेशन में मसला होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या था कि वहाँ पे हमारे पास एक्सपायरेशन में मसला था। ठीक है, ब्रीथ आउट करने में मसला था, और यहाँ पे ब्रीथ इन करने में मसला है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट इन फिलिंग। ठीक है, उसको फिल करने नहीं दे रहा, कंप्लाइंस इज डिक्रीज। ओके, सो इनको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ भी कहते हैं। हम इनको बहुत सारे कैटेगरीज़ में क्लासिफाई करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की बहुत ही एक वाइड रेंज है, बहुत 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 ज़्यादा, मल्टीपल में भी अबव 100 डिजीज़ हैं रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव तो चलो हमने 4-5 की हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हैं। तो हमने उनको बहुत सारे बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ठीक है, अच्छा, 6 आइज़ ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हम इनको इस तरह भी याद कर सकते हैं। इनहेरिटेड हैं, कुछ आइट्रोजेनिक हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं, इनहेल्ड हैं, इम्यूनोलॉजिकल हैं, और इडियोपैथिक भी हैं, अननोन भी है। ठीक है, सो इनहेरिटेड में हमारे पास है न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस, ट्यूबरकुलर स्क्लेरोसिस, लिम्फ एंजियोमायोमिटोसिस। आइट्रोजेनिक में हमारे पास यानी कोई मेडिकल प्रोसीजर है, कोई थेरेपी है जिसकी वजह से हो रहा है, like we have DXT, we have meds, methotrexate, nitrofurantoin, amidron, कीमियो है like bleomycin है, इन्फेक्शंस में like tuberculosis है, inhale like asbestosis है, सिलिकोसिस है, बेरियोसिस है, कि ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Then we have immunological like rheumatoid arthritis, SLE, dermatomyositis है, sarcoid है, idiopathic भी हो सकते हैं लेकिन unknown cause भी हो सकते हैं like interstitial pulmonary, idiopathic pulmonary fibrosis, usual interstitial pneumonia, non-specific interstitial pneumonia, and these chromatic interstitial pneumonia and cryptogenic organizing pneumonia, and others like acute interstitial pneumonia etc. ठीक है, ओके, सो और इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक acute एंड chronic ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन। acute में हमारे पास सिर्फ एक ही है, ARDS, दैट इज़ acute respiratory distress syndrome. In the chronic we have a multiple of diseases like fibrosing है कुछ, और कुछ granulomatous है, like कुछ जो pathogenesis है that ultimately lead to fibrosis, and there are some which ultimately lead to the granuloma formation. So fibrosing disorders are idiopathic pulmonary fibrosis जो कि बहुत common है, उसके बाद है pneumoconiosis, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, देन वी हैव granulomatous disease जिसमें है sarcoidosis, hypersensitivity pneumonitis। ठीक है, अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेज़ को हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉज और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैथोजेनेसिस हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक देयर आर इंट्रिंसिक इंडस्ट्रियल लंग डिजीज एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक यानी द प्रॉब्लम इज विद इन द लंग्स, एक्सट्रिंसिक आउटसाइड ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर लंग में ही प्रॉब्लम है एंड तो अगर हमारे पास डिफ्यूजिंग और द फंक्शनल यूनिट में प्रॉब्लम है, सो डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पेयर्ड, so that lead to decrease DLCO। ठीक है, डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी जो है हमारी जो ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिक्रीज, वाइडेंड ए ग्रेडियंट। सो द इंट्रिंसिक आर ऑक्यूपेशनल, और इनको हम इन्वायरमेंटल भी कह सकते हैं। देर आर इडियोपैथिक, देर आर अदर्स, नॉन इंडस्ट्रियल लंग डिजीज भी हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में न्यूरोमस्कुलर कोई प्रॉब्लम है, डायफ्राम पैरालिसिस और एनीथिंग लाइक न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम। ठीक है, और थोरेसिक वॉल इंजरी है, प्लूरल इंजरी है, डायफ्रामेटिक प्रॉब्लम है, दिट्स आर ऑल एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इनमें कोई हमारे लंग के अंदर विद इन द लंग्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एंड द DLCO एंड द ए ग्रेडियंट आर नॉर्मल। ठीक है, ओके, ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल। हमने कहा कि इंट्रिंसिक में ऑक्यूपेशनल है, इन्वायरमेंटल जिसे हम कहते हैं, फिर इडियोपैथिक भी है। तो हम इनको वन बाय वन इसमें और क्या क्या आता है इसको डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल में हमारे पास है हाइपर सेंसिटिविटी नमोनिया, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स हैं जिनके बेसिस पे उनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, लाइक माइलर्स लंग है, फार्मर्स लंग है। क्या चीज़, कौन सा कॉजेटिव एजेंट, कौन सा जो भी है हमारे पास पैथोजन कॉज करवा रहा है, उसके बेसिस पे हमने हाइपर सेंसिटिविटी नमोनिया को
क्लासीफाई किया है। माइलर्स लंग, फार्मर्स लंग, बर्ड फैंसियर्स लंग, केमिकल वर्कर्स लंग, ठीक है, जिसमें हमारा बिजनोसिस भी आ जाता है इन द हाइपरसेंसिटिविटी निमोनिया। दैट्स व्हाई एरो इज पॉइंटिंग अपवर्ड, जो एक है ऑर्गेनिक डस्ट। ठीक, ओके, इनऑर्गेनिक डस्ट में हमारे पास है कोल वर्कर नमूनिया, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, पेरिलोसिस। जितने भी हाईलाइटेड हमारे पास पॉइंट्स हैं, विल गोइंग टू डिस्कस दैम इन डिटेल। देन वी हैव इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल नमोनिया। ठीक है, इडियोपैथिक है हमारे पास। इडियोपैथिक में दो आ जाते हैं मोस्ट कॉमनली, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया। ठीक, एंड ब्रोंकियोलाइटिस जिसे हम कहते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस भी कहते हैं। ठीक, ओके, सो अदर्स में हमारे पास है सर्कोइडोसिस, डिमेटोलॉजिकल, एलसीएम, एलएएम, लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस, लम्बार्ड-ईथन माइसीनिया, वेस्कुलाइटिस है, इजोनोफिलिक इंडस्ट्रियल लंग डिजीज लाइक इजोनोफिलिक नमोनिया है। नॉन इंटरस्टिशियल भी है लाइक एल्वियुलर पेरिटोनाइटिस एंड एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास एज वी नो दैट द बेसिक थिंग इज़ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, राइट, PFTs। तो उसमें हम ऑब्स्ट्रक्टिव को रिस्ट्रिक्टिव से किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ratio of the FeV1 to FVC, right? So all the lung volumes in the restrictive lung diseases is decreased. क्यों? क्योंकि हमें पता है फिलिंग ही नहीं है, ठीक है, कंप्लाइंस इज डिक्रीज, सो द लंग वॉल्यूम्स आर डिक्रीज, TLC रिचुअल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ऑल आर डिक्रीज, FeV1 इज डिक्रीज एंड FVC इज डिक्रीज। ऑन द इन द ऑब्स्ट्रक्टिव हमारे पास ये डिक्रीज तो थे लेकिन डिसप्रोपोर्शनली, दैट्स वाई the ratio was actually decreased, and here the ratio is increased, right, because they are proportionally decreased, so the ratio is increased. अच्छा, जो FVC है which is equal to FeV1, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो हमारे इक्वल है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम विद इन 1 सेकेंड के। How much the total amount you can expire is just expiring within 1 second. Why? We know that because we know that कि just not only the compliance is decrease, filling नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास elasticity भी तो increase है fibrosis की वजह से। तो elasticity increase है, जो भी हम एयर टेकन कर रहे हैं वो विद इन 1 सेकेंड जितना भी एयर है वो लंग उससे फिर से एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, बाहर फेंक रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इलास्टिसिटी, रिक्वायरिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज है, ठीक है। सो द FeV1 FVC कि हम कितना, हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी है, विच इज़ जस्ट इक्वल टू FeV1, हाउ मच द टोटल अमाउंट यू कैन एक्सपायर इज जस्ट एक्सपायरिंग विद इन 1 सेकेंड। सो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 1 बाय 1 डिटेल में हर एक डिजीज़ को डिस्कस करेंगे।